Assalamualaikum. Hello students, welcome to my channel Chemistry Lectures the Teacher. आज की वीडियो में मैं सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करूंगा और ये न्यूमेरिकल्स किसी एक टॉपिक के मतलब नहीं है बल्कि गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स इनमें से हैं। सिर्फ 5 न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है कैलकुलेट द क्रिटिकल कांस्टेंट्स। वैसे क्रिटिकल कांस्टेंट्स या क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस पे मेरा एक पूरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कैलकुलेट द क्रिटिकल कांस्टेंट्स VC, PC एंड TC फॉर इथीन C2H2 वेयर एज द वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स आर A की वैल्यू दी गई है और B की, ठीक है। यानी कि वो उसने सिर्फ हमारे वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई है और हमसे चाहता है कि हम तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को मालूम करें। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है A और B यानी कि वैन डर वाल्स ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज दी गई हैं। तो फाइंड हमने ये करने हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन में VC इज इक्वल टू 3B ये इक्वेशन हमने हल की थी जब हमने क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस पे हमने वैन डर वाल इक्वेशन अप्लाई की थी, ठीक है। 3 और B की वैल्यू सिंपली पुट करें तो हमारे पास VC की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। तो ये लीटर पर मोल है, इसका मतलब है कि क्रिटिकल स्टेज पर जो है वो 1 मोल ऑफ इथीन का जो वॉल्यूम होता है वो 0.15408 होता है, ठीक है। फिर PC है क्रिटिकल प्रेशर, इसकी ये इक्वेशन है, ठीक है। हमने वैल्यूज अप्लाई की। मैंने यूनिट इसके साथ सिर्फ इसलिए लिखे ताकि आपको यूनिट के लिए क्लेरिफाई कर दूं, ठीक है। न्यूमेरिकल हल करते वक्त आमतौर पे हम यूनिट्स को नहीं लिखते, लेकिन सिर्फ फाइनल यूनिट आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए इसलिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ जो A का यूनिट है वो ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है, और B का यूनिट भी लिखा है लीटर पर मोल। लेकिन आप देख सकते हैं ये B का स्क्वायर है तो इसके यूनिट का भी स्क्वायर जब बनेगा तो ये लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। और इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया 0.05136 का, वो ये आया। इसको 27 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको जो जवाब आया यहाँ पे उससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है। लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर से कट जाएगा, ATM बाकी रह जाएगा जो कि प्रेशर का यूनिट है। तो ये क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर की ये वैल्यू है। इसके साथ ही मैंने यूनिट्स सिर्फ इसीलिए मेंशन किए हैं कि यूनिट क्लेरिफाई हो जाए आपको। तो यहाँ पे A की वैल्यू, R की वैल्यू, R जनरल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0.0821 और ये यूनिट होंगे जब इसकी ये वैल्यू होगी लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और ये लीटर पर मोल है, इसके भी यूनिट लिखे हैं A के भी। तो ये लीटर और ये लीटर इसके लीटर स्क्वायर से कट जाएगा और ये पर मोल इसके पर मोल स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। और इसका ATM इस ATM से कट जाएगा और ये पर केल्विन ऊपर जाके केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें है कि कैलकुलेट द वर्क डन अर्ग्स, इस यूनिट में हमने करना है, ठीक है। ERGS अर्ग्स यूनिट में मालूम करना है वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 21.0 लीटर्स टू 70.3 लीटर्स, ओके। इसमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन मालूम करना है और हमें पता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव होता है, ठीक है। और आइसोथर्मली है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें जो है वो चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है
वो 21.0 लीटर और फाइनल वॉल्यूम 70.3 लीटर होगा। ठीक है, इस तरह लिख दिया। और 3 नंबर ऑफ मोल्स हमने हाइड्रोजन के जो है वो उनके लिए हम एक्सपेंशन मालूम कर रहे हैं। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम केल्विन स्केल में बदलने के लिए 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। ये गिवन डाटा है। ठीक है, फाइंड हमने करना है कि वर्क डन इन अर्थ यानी कि W हमने मालूम करना है। और रिवर्सिबली जो वर्क होता है उसके वर्क ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबली उसकी इक्वेशन ये है हमारे पास, W इज इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग V/V1। ओके, सो R वही जनरल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। देखिए इस यूनिट में इसकी वैल्यू पिछली वाली से डिफरेंट है। थर्मोडाइनमिक्स में हम यही वैल्यू यूज करते हैं, गैसेस में हम वो वाली वैल्यूज यूज करते हैं गैसेस वाले चैप्टर में, और थर्मोडाइनमिक्स में यही वैल्यू यूज करते हैं क्योंकि हमें जूल वाले यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, गैसेस में तो हमें ATM वाले यूनिट की जरूरत होती है। सो अब V2, V1, R, T और N इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। ये सिंपली यहाँ पे वैल्यूज ऐड की, 3 नंबर ऑफ मोल्स थे, ये R की वैल्यू है, ये T की वैल्यू है, नेचुरल लॉग V2 और V1 की वैल्यू। ओके, सो इन सब को मल्टीप्लाई करके ये जो आया हमारे पास, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, इसका नेचुरल लॉग लिया, ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया जूल में। और हमें पता है कि एक जूल जो है वो बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम अर्ग में करें तो सिंपली इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अर्ग में आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है ये बन गई 10⁻10 कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये डेसिमल को जो है वो 3 पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लेके गया हूँ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब तीसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल भी थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 associated with chemical reaction for which the equilibrium constant at 298 Kelvin is 0.01। सो एक केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उसने हमें दी है और टेम्परेचर दिया है, और उसके लिए हमसे फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 पूछ रहा है। वैसे इसको G0 को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये टेम्परेचर की, और हमें मालूम करना है डेल्टा G0, और डेल्टा G0 को मालूम करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन है कि द रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस टॉपिक में आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसके लिए भी हम R की वैल्यू वही यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स वाली, जूल के यूनिट वाली, और सिंपली हम वैल्यूज ऐड करेंगे टेम्परेचर की भी, जो कि हमारे पास 298 केल्विन है, और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कि 0.01 है। ठीक है, वैल्यूज ऐड की हमने सिंपली यहाँ पे, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसका नेचुरल लॉग लिया, ये आंसर आया। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया जूल में। मैंने इसको डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ लेके गया हूँ, और 10⁻3 जनरेट होगी जिसकी जो मैंने किलो जोड़ कर दिया। ठीक है, इस तरह हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज आ गया है। चौथा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये न्यूमेरिकल भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरीज, यानी कि कैलोरीज वाले यूनिट में आनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction whose rate constant at 27 degree gets doubled for 10 degree rise in temperature। सो एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसका रेट कांस्टेंट जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी होगा उससे 10 डिग्री बढ़ाएं, यानी कि 37 डिग्री कर दें तो रेट
उसका कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे दो टेम्परेचर हैं, एक तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर मैंने इसे कह दिया जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने केल्विन में चेंज किया। थर्मोडायनेमिक वैल्यूज़ के लिए या दूसरी भी वैल्यूज़ के लिए टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। ठीक है, फॉर 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा, इसको भी केल्विन में मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, सो अगर रेट कांस्टेंट जिसे मैंने K1 क्या 1 है T1 पे यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो K1 जो है 1 है तो देन एट T2 यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट जो है या उसे मैंने K2 कह दिया वो डबल हो जाता है, 2 उसे कह दिया। ठीक है, पहले से डबल। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमने मालूम करनी है इसमें। ये वही जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका ये कि ये इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में इसमें है कि नेचुरल लॉ K2 और K1 इज इक्वल टू EA ओवर R T2 माइनस T1 T2। एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर 2 है, ये रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 है। ठीक है, सो इनकी वैल्यूज हमने ऐड सिंपली जो है यहाँ पे पुट की हैं। तो इसका नेचुरल लॉग लिया तो ये आया और इसको ये यहाँ डिवाइड हो रहा था उस तरफ ले जाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू EA। तो 310 में से 300 निकालेंगे तो 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये जवाब आया। ठीक है, इसका सो इसको मैंने इधर ले जाकर मैंने डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके ये क्या करेगा डिवाइड, यानी कि 5.76181 ओवर दिस वैल्यू। ओके, एंड व्हेन आई डिवाइडेड आई गोट दिस वैल्यू। ओके, जूल पर मोल ये एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट है, लेकिन यूनिट हमें वो वाला चाहिए था जो कि कैलोरीज वाला, ये तो जूल वाला यूनिट निकला है। तो वैसे इसको हल करने का ये भी तरीका था कि मैं जनरल गैस कांस्टेंट की कैलोरीज वाली वैल्यू लिखता। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से वैल्यू याद करनी पड़ेगी और इसके अल्टरनेटिव मैंने ये किया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये वैल्यू याद करना भी आसान है। ठीक है, सो 1 जूल बराबर होगा 1 ओवर 4.18 कैलोरीज, मीन्स इसको सिंपली इधर लेकर गए। ठीक है, सो 1 जूल की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, 1 जूल इतने कैलोरीज के बराबर है। तो सिंपली इस वैल्यू को हमने जब कैलोरीज में चेंज करना है तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि 1 जूल जितने कैलोरीज के बराबर हो उससे मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यूज थी जूल वाली, उससे मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आया। इस पावर को मैंने इधर ही रहने दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब ये कैलोरीज पर मोल है, वैसे ये आंसर आ गया। मैंने इसको किलो कैलोरीज में चेंज कर दिया, इस डेसिमल पॉइंट को मैं इधर ले गया हूँ, इधर यानी कि राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू 10⁻³ रह जाएगी और 10⁻³ किलो के बराबर होती है। तो ये किलो कैलोरीज पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब 5वां न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में से है। ठीक है, इसमें हमारे पास 53.94 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस के दिए गए हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 182 ग्राम है। ठीक है, ग्राम लिख दूं मैं इधर, ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इतने ग्राम एक
एक सब्सटेंस था इतने ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर मास था इतने ग्राम, और उसे डिसॉल्व किया 1000 ग्राम ऑफ वाटर में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके, सो 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाटर है मेरे पास, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो है वो वेपर प्रेशर है। यही असल में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है मैंने वेपर प्रेशर। ये बिल्कुल सिंपल है, रोल्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है। गिवन डाटा में हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया था। ठीक है, जिसको मैंने M1 कहा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस 182 ग्राम। ओके, मास और इसे मॉलिक्यूलर मास कहें, मोलर मास कहें, एक ही बात है। मैंने गिवन डाटा में ही इसको सोल्व कर दिया कि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 0.29637 बनती हैं। ठीक है। दूसरा हमें दिया गया था कि मास ऑफ वाटर जो कि 1000 ग्राम था। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18.016 होता है। सो सिंपली इस फार्मूले को अप्लाई किया मास और मोलर मास को, और इस तरह पानी के भी जो है नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। अब हमारे पास सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं और वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। ठीक है, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। सो मैंने सब्सटेंस और वाटर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए था। ठीक है, उसके लिए मैंने सिंपली फार्मूला अप्लाई किया कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये अप्लाई किया, ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गई है वाटर की। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसकी वैल्यू ये है, P0 कहेंगे इसको। तो हमने मालूम करना है वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कि P होगा। तो सॉल्यूशन इसका है कि सिंपली रोल्स लॉ के मुताबिक P इज इक्वल टू P0 x1। ये P0 जो है ये प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर हमारे पास वाटर है और उसका 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, और ये x1 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे शो कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। इफ यू हैव any question about these numericals, then feel free to ask, and don't forget to share with your friends. Allah Hafiz.